नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मिशन प्रेरणा क्वेश्चंस पार्ट 3 एकदम पूरा व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे जहां आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे बीआरसी पे हो, चाहे बीएसए ऑफिस में हो, चाहे जो है आपका डाइट पे हो, आप केवल इस वीडियो को भगा के 1.5x करके केवल और केवल एक बार देख के चले जाइए और कोई भी क्वेश्चन जो है आप ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बता पाएंगे। इस हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही रोचक वीडियो। देखिए, बात करते हैं प्रेरणा सूची क्या होता है, बात करते हैं प्रेरणा तालिका क्या होता है। अभी तक हमने प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बात कर लिया, अब हम आ गए हैं प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका। देखिए दोस्तों, प्रेरणा सूची जो होती है वो आपको इस तरीके से एक प्रारूप होता है जिसमें इधर जो है प्रेरणा सूची लिखी होती है। कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उसकी संगत दक्षताएं होती हैं। जैसे हमने बताया था कि 1 से 3 तक जो है 14 दक्षताएं हैं और 4 और 5 में जो है 16 दक्षताएं। तो यहाँ पे क्रमशः जो है 14 लिखा रहता है दक्षता, और यहाँ पे इस तरीके से जो है ऊपर क्या किया रहता है, सबका नाम लिखा रहता है। जितने भी बच्चे रहते हैं एक प्रेरणा तालिका में लगभग 30 नाम का स्थान दिया होता है। और यहाँ पे जैसे लिख दिए सूची है, अंशिका है, नंदनी है, और विकास है, और विलास है, और यहाँ पे बच्चों का नाम जो है लिखते हुए क्या करते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पे लिखा रहेगा दक्षता नंबर 1, दक्षता नंबर 2, दक्षता नंबर 3। हिंदी का अलग लिखा रहेगा और उसका जो है मैथ का अलग लिखा रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए पहले पे आपने लिखा है सूची का, तो आप पहले दक्षता में अगर जब भी सूची जो है पहली दक्षता प्राप्त करती है तो आप यहाँ पे टिक मार देंगे कि सूची ने पहली दक्षता प्राप्त कर ली। जो दूसरी दक्षता सूची प्राप्त करती है तो यहाँ पे टिक मार देंगे कि सूची ने जो है दूसरी दक्षता भी प्राप्त कर ली। ऐसे ऐसे कक्षा 1 से 3 तक में 14 दक्षताओं को आपको बच्चों को प्राप्त करवाना है, और जबकि 4 और 5 में 16 दक्षताओं को प्राप्त करवाना है। ठीक है, ऐसे सभी बच्चों को आप यहाँ पे प्रेरणा सूची के साथ प्रेरणा तालिका लगा के और सीधे सीधे में 14 दक्षताओं को कैसे भी करके पार करवाएंगे। देखिए, प्रेरणा सूची क्या होती है, तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित की उप विषय तथा उसकी संगत दक्षताएं होती हैं। ठीक है, अब प्रेरणा तालिका क्या होती है, प्रेरणा तालिका में उप विषय तथा उसकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे रहते हैं, बस यही फर्क होता है। ठीक है, जैसे प्रेरणा सूची पहले आई थी, प्रेरणा सूची क्या हुई थी, पहले आई थी, उसमें ऐसे प्रेरणा सूची में एक जो है भाषा का रहेगा और एक जो है गणित का रहेगा। अगर कक्षा 1 से 3 तक रहेगा तो 14 जो है यहाँ पे सूची में 14 दक्षताएं लिखी थी कि कक्षा 1 में बच्चा ये चीज़ प्राप्त कर लेना चाहिए, 2 में ये चीज़, 3 में ये चीज़। और कक्षा 4 और 5 की बात करेगा तो 16 इसमें लिखा रहेगा। अब इसी में कुछ नहीं किया है, इसी में जो है मॉडिफाई कर दिया है। प्रेरणा सूची के मॉडिफाई रूप को ही प्रेरणा तालिका कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे 1 से लेकर 14 तक लिखा है क्या, प्रेरणा सूची में दक्षताएं, अब उसी में थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देगा और बढ़ा के ऐसे जो है आपको क्या करेगा, यहाँ से ऐसे खींच के क्या करेगा, इस तरीके से बना देगा। तो यहाँ पे आपकी पहला दक्षता यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, छठवां यहाँ पे है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे खींच देगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, खींच देगा। और खींचने के बाद जो है आपका यहाँ पे नाम लिखेगा। फिर वही नाम हम बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे सूची लिख दिया, नंदनी लिख दिया, अंशिका लिख दिया, विकास लिख दिया, इस तरीके से नाम जो है लिखता हुआ चला जाएगा। और जब नाम लिखता हुआ चला जाएगा तो यहाँ पे पहले नंबर पे, अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ यहाँ प्रेरणा सूची में ही इस तरीके से एक तालिका जोड़ दिए तो वही हो गई क्या, प्रेरणा तालिका। और तालिका में यहाँ पे सबका नाम लिख दिए।
और जो जौन सा लक्ष्य पाएगा, पहला नंबर लक्ष्य पाएगा तो उस पर टिक करते हुए चले जाएंगे। पहला पा गया, दूसरा पा गया, तीसरा पा गया, चौथा पा गया, पाँचवा, ऐसे 1 से 3 तक रहेगा 14 पवाना है, 4 से 5 रहेगा तो 16 पवाना है। ठीक, अब जो नहीं समझा होगा कभी नहीं समझेगा। ठीक है, अब देखिए प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन सी है। प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन सी है? अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण टेक्नोलॉजी कौन सी है, मतलब प्रभावशील शिक्षण। अगर आपको बच्चों को प्रभावशील शिक्षा देना है, मतलब बच्चे को मज़ा आए खूब कि हाँ प्रभावशाली मुझको याद हो जा रहा है, तो वो तकनीक देखिए निम्नवत है। निम्नवत में सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए बच्चे को अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा जब बता नहीं पाता है तो वह सोचता है कि कैसे भी करके हमको पता चल जाए कि क्या होता है। जैसे आप पूछ लिए कि बेटा बताओ किस त्योहार में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, तो अगर लड़का बता लिया तब तो ठीक है, और अगर नहीं बता पाया तो उसको तो जानना है। वो जब तक नहीं जानेगा तब तक उसको नींद नहीं लगेगी। तो ये भी एक है प्रभावशाली शिक्षक। आप बहकाए, पहले पूछे, उसके बाद बच्चे के अंदर रुचि जागृत हुई, जिज्ञासा जागृत हुई, बच्चा आपके पीछे पड़ गया, अरे सर बताइए कि किस त्यौहार में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती। आप खुद है बताएंगे कि बेटा दीपावली में, तो बच्चा सीख गया। तो प्रभावशाली शिक्षक है। रोचक प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना के जो 3-4 प्रश्न होते हैं शिक्षण प्लान, लेसन प्लान में दिया होता है। आप सबसे पहले कमरे में घुसते ही पढ़ाना नहीं शुरू करते, पहले आप जो है रोचक प्रस्तावना तैयार करते हैं। आप बच्चे से पूछते हैं कि बच्चों ये बताओ कि हम लोग जो है पटाखा किस त्यौहार में फोड़ते हैं। तो बच्चा 5 साल पहलवे से जान रहा है कि पटाखा दीपावली में, तो तुरंत बताता है दीपावली में। उसके बाद पूछते हैं कि दीपावली में किस किस भगवान की पूजा होती है, बच्चा बता ही नहीं पाएगा। तो जो नहीं बता पाएगा तो वह सोचेगा अरे सर जी हमको कैसे बताएं, उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी, तो आप बताना शुरू करेंगे। तो वो वही हो गया रोचक प्रस्तावना। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे आप श्रव्य सामग्री का प्रयोग करिए, रेडियो, दृश्य सामग्री का प्रयोग करिए, प्रोजेक्टर, और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करिए, टीवी। ठीक है, तो इस तरीके का शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, कक्षा प्रबंध बैठक व्यवस्था, मतलब कक्षा में बैठने की व्यवस्था पूरी अच्छी से की जाए। डेस्क रहे, बेंच रहे, नंबर 1 का वाइट बोर्ड रहे, प्रोजेक्टर लगा रहे, इस तरीके से का अगर व्यवस्था भी है तो बच्चे पढ़ने के लिए रुचिकर होते हैं। ठीक है, और वही चीज़ लिखा है, संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण। सीखने के लिए दोस्तों देखिए, बातचीत और समूह कार्य और अभ्यास के अवसर देना, और शैक्षिक भ्रमण, यानी सीखने के लिए बच्चे को मोटिवेट करिए, बातचीत करिए, चर्चा करिए। ये नहीं कि अरे भग बैठो, ये नहीं करना है। आपको बच्चों से चर्चा करना है, समूह कार्य करना है, ताकि बच्चे आपके ऊपर चढ़ के पूछें कि सर हमको ये चीज़ बताइए। नहीं बताएंगे तो ठीक नहीं खाएगा। तो इस तरीके से जब बच्चे टीचर से एकदम घुल मिल जाते हैं तो बच्चे तेज़ी से सीखते हैं। हालांकि आपकी इज्जत करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को अभ्यास का अवसर दीजिए। शैक्षिक गतिविधियाँ करवाइए, शैक्षिक गतिविधियाँ करवाइए, करके सीखने पर मौका दीजिए, व्यवहारिक ज्ञान दीजिए। और इसके अलावा देखिए, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग करना, बच्चों के लिए चोरी में कार्य करना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, मतलब जो भी ज्ञान बच्चे अर्जित करें उसका पुनरावृत्ति आप करते रहिए, रटवाइए मत उसको। कुछ दिन बाद आप दोबारा पढ़ाइए। सरल से कठिन की ओर, आप बच्चों को सरल से कठिन की ओर, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाइए। ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षा दीजिए। सभी को शामिल करिए, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, ये सब आप जो है प्रोजेक्ट कार्य सब जानते ही हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परिषदीय विद्यालयों में अब तक कितनी पंजिकाएँ होंगी। देखिए, परिषदीय विद्यालय यानी प्राइमरी में जो है अब 14 पंजिकाएँ यानी 14 रजिस्टर होंगी भैया, 14 रजिस्टर होनी चाहिए। अगला है, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाना है। देखिए, ए जी ध्यान दीजिए, ए जे
ध्यान दीजिए। जैसे कोई पत्नी अपने पति से कहती ए जी ध्यान दीजिए, तो ए मतलब अप्रैल और जी मतलब जुलाई, और ध्यान दीजिए मतलब ध्यानाकर्षण शिविर। तो अप्रैल और जुलाई के मध्य अवधि में ध्यानाकर्षण शिविर लगाएंगे, ए जी ध्यान दीजिए। ठीक है। अगला है ई पाठशाला क्या है। तो देखिए दोस्तों, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ई मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ई मतलब क्या होता है इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के द्वारा जब आप पाठशाला यानी पढ़ाई करवाएंगे तो वही होगा ई पाठशाला। इसमें आपका कोई भी स्टडी मटेरियल जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो उसे आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ई पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। जैसे आप अमर उजाला पेपर जो है गूगल क्रोम से डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, तो वही है ई पाठशाला। आप जो है कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब को इंटरनेट पर डाउनलोड करके या इंटरनेट पर ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, तो वही है ई पाठशाला। इसके अलावा ई पाठशाला में आपके मीडिया के द्वारा जो भी पढ़ाई होती है, जैसे व्हाट्सएप के द्वारा जो भी पढ़ाई होती है वो आपका ई पाठशाला में आएगा। यूट्यूब के द्वारा जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो आपके ई पाठशाला में आएगा। दीक्षा एप्लीकेशन के द्वारा जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो आपके ई पाठशाला में आएगा। रीड एलॉन्ग के द्वारा आप जो भी पढ़ाई करते हैं वह आपके ई पाठशाला में आएगा। वैसे ही पी स्कूल के द्वारा आप बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं वो आपके ई पाठशाला में आएगा। ठीक है। इसके अलावा रेडियो और टेलीविज़न और दूरदर्शन पे जो भी कार्यक्रम आते हैं पढ़ाई से संबंधित वो आपका ई पाठशाला में आएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ई पाठशाला में आएंगे। अगला है आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया। सबसे पहली बात तो आधारशिला जो है कक्षा 1 से 3 के बालकों के लिए दिया गया है कि वो अपना बेस जो है तैयार करें, लेकिन उस बेस में भी आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। ठीक है। यानी जैसे कक्षा 1 में बच्चा जो है गणित की 5 संख्याओं को पहचान लेगा तो यह इसका लर्निंग आउटकम है। दूसरा है बिना हासिल वाला जोड़ घटाना का 75% क्वेश्चन कर लेगा, यह इसका लर्निंग आउटकम है। हासिल वाला जोड़ घटाना 75% कर लेगा, यह इसका लर्निंग आउटकम है। तो कक्षा 1 से 3 तक में बच्चे का इतना तो बेस तैयार होना चाहिए। और कक्षा 1 से 3 तक में अगर हिंदी के बेस की बात करें तो सूची में से 5 शब्द पहचान लेना चाहिए। अनुच्छेद या पैराग्राफ में से 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेना चाहिए, या बड़े अनुच्छेद या पैराग्राफ में से 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेना चाहिए। इतना तो न्यूनतम उसको आना चाहिए। उसी को कह रहे हैं आधारशिला में आप नींव रख रहे हैं लर्निंग आउटकम का। तो आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। अगला है ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जाती है। तो दोस्तों देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और दीक्षा ऐप के माध्यम से। अब टेलीविज़न में देखिए दोस्तों, डीडी यूपी दूरदर्शन पर प्रत्येक दिन 9 बजे से 1 बजे तक 9 से 1 बजे तक जो है डीडी नेशनल पर यूपी पर कार्यक्रम आते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित। और रेडियो पे प्रत्येक दिन 11 बजे से 12 बजे तक का कार्यक्रम आता है। 11 से 12 बजे तक का कार्यक्रम आता है, आप सुन सकते हैं आकाशवाणी पे। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहाँ पर आयोजित करना है। तो देखिए, प्रत्येक शिक्षक संकुल जो है, प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में एक बैठक जरूर करनी है। अगला है निष्ठा प्रशिक्षण में कुल कितने मॉड्यूल हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मॉड्यूल किताब वाला नहीं है, ये ट्रेनिंग वाला मॉड्यूल है। तो ट्रेनिंग वाला मॉड्यूल जो है उसकी संख्या है 18। कितनी है? 18 मॉड्यूल है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बाला का मतलब क्या होता है। तो बाला ज्यों आए त्यों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बिल्डिंग बनाने वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
बिल्डिंग बनाने वाली बात हो रही है, लेकिन बिल्डिंग किसकी? लर्निंग की। बिल्डिंग किसकी? लर्निंग की। बिल्डिंग किसकी? तो लर्निंग की। मतलब बिल्डिंग बनाना है, मतलब भाई बच्चे को अपने पैर पे खड़ा करना है, लेकिन किसके लिए? लर्निंग के लिए। तो देखिए ये बिल्डिंग हो गया, ये लर्निंग हो गया। इसका मतलब होता है केवल ऐश, एएस मतलब ऐश, और इसका मतलब होता है एड्स। एड्स मतलब सामग्री। एड्स मतलब क्या होता है? एड मतलब होता है सामग्री, AID, एड माने सामग्री। ठीक, तो देखिए हो गया बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद है ERAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ERAC का फुल फॉर्म दोस्तों देखिए क्या है, तो इसको पहले आप लिखेंगे ER, ठीक है, उसके बाद दूसरा याद करेंगे AC। तो ERAC में सबसे पहले ए का मतलब देखिए क्या है? ए का मतलब है एप्लीकेशन। क्या है? जैसे कोई अनुभव आप प्राप्त करेंगे तो उसका एप्लीकेशन करेंगे। और सी का मतलब होता है कंसोलिडेशन, यानी निष्कर्ष निकालना। क्या होता है? कंसोलिडेशन। क्या होता है? कंसोलिडेशन। तो निष्कर्ष निकाला। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन माने होता है चिंतन, और ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें ई का, तो ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए एक्सपीरियंस के अनुसार किसी बच्चे को अगर आपको सिखाना है तो आप प्रयोग करेंगे ERAC का। किसका? ERAC का। मतलब पहले उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका पूर्व ज्ञान देखेंगे। अगर उसे जल प्रदूषण पढ़ाना है, अगर बच्चे को जल प्रदूषण पढ़ाना है तो सबसे पहले आप उसका एक्सपीरियंस देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले आप उसका देखेंगे क्या? एक्सपीरियंस देखेंगे, अनुभव देखेंगे, पूर्व ज्ञान देखेंगे कि बच्चा जल प्रदूषण के बारे में क्या जानता है, सागर महासागर जानता है कि पोखरा जानता है। उसके बाद ई के बाद आप तुरंत आएंगे आर पे। आर मतलब होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन। उसके बाद आप चिंतन करेंगे, बच्चे को पूर्व ज्ञान जान के उसके बाद आप चिंतन करेंगे। उसके बाद आप करेंगे प्रयोग यानी एप्लीकेशन, और उसके बाद निकालेंगे आप निष्कर्ष यानी कंसोलिडेशन। तो एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। ठीक है, अनुभव, चिंतन, प्रयोग और निष्कर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब अगला हम लोग देखेंगे ELPS क्या होता है। ठीक है, तो ELPS के द्वारा ही मैथ को सिखाया जाता है। और ELPS का मतलब देखिए क्या होता है। ई से देखिए यहाँ पर भी है एक्सपीरियंस। ई से क्या है? एक्सपीरियंस। यल से क्या है? लैंग्वेज। यल से क्या है? लैंग्वेज। और PS से आप अपने आप याद रखेंगे पिक्चर और सिंबल की बात हो रही है मैथ में। ठीक है, पहले आप बच्चों के एक्सपीरियंस, पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव को देखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज उनका देखेंगे कि लैंग्वेज उनका कैसा है, मातृभाषा में बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मगही में बोलते हैं कि खड़ी भाषा में बोलते हैं। उसके बाद पिक्चर और सिंबल के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। अगला है सेकेंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुआ? सेकेंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुआ? तो दोस्तों देखिए शुरू भाई वही करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ 21 सितंबर को किया। कब किया? 21 सितंबर को। अब देखिए सेकेंड फेज की बात कर रहा है। देखिए सेकेंड, तो सा से सेकेंड और सा से सितंबर, सा से सेकेंड और सा से सितंबर, लेकिन किस सितंबर को? 21 सितंबर को। अगला है पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है? तो देखिए पाठ योजना जो होता है ये केवल एक ही पार्ट में, यानी एक ही पाठ योजना में पूरे लेसन को बताया जाता है। और जो शिक्षण योजना होता है वह एक पार्ट में भी बन सकता है
और एक पार्ट से अधिक पार्ट में भी बन सकता है। एक एक अलग अलग टॉपिक का भी जो है शिक्षण योजना एक ही पाठ में बन सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पाठ है जिसका नाम जो है संख्याएं हैं, कोई पाठ है मान लीजिए कक्षा 5 का, तो उसका पाठ का नाम जो है संख्याएं हैं, तो एक तो बन गया कि संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो है पहचानिए, तो एक इसी चैप्टर में है संख्या को पहचानिए, एक शिक्षण योजना बन गया। दूसरी हेडिंग है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 2 शिक्षण प्लान बन गया। तीसरी है उसी चैप्टर में स्थानीय मान, तो 3 ठो बन गया। ठीक है, और चौथा है उसी में अंकित मान, तो 4 ठो बन गया, 4 शिक्षण प्लान बन गया। उसके बाद बन गया कि छोटी संख्या को पहचानिए, बड़ी संख्या को पहचानिए, तो 5-6 ठो, मतलब एक ही चैप्टर का 6-7 शिक्षण प्लान भी आप बना सकते हैं, जबकि लेसन प्लान में केवल एक ही मतलब पार्ट में आपको संपूर्ण बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, जबकि शिक्षण योजना के पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाया जाता है, यानी पाठ के एक हेडिंग को लेकर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे पाठ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतने के बारे में हेडिंग है, तो केवल इकाई पर एक शिक्षण योजना बन सकती है, दहाई पर दूसरी शिक्षण योजना बन सकती है, सैकड़ा पर तीसरी और 1000 पे चौथी शिक्षण योजना बन सकती है एक ही चैप्टर का। लेकिन अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पूरा पाठ है, तो उसका पाठ योजना केवल कितना बनेगा? एक बनेगा। ठीक है, पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों देखिए, पाठ योजना में 15-16 ठो जो है उद्देश्य लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो उसी सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। और शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पाठ का नाम है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसमें जो है बच्चे को लर्निंग आउटकम के लिए आप सबसे पहला केवल इकाई एक शिक्षण प्लान बना दिए, और आप जान जाएंगे कि इकाई का मतलब 1 अंक वाले चीज़ों का गणना करना, बच्चा 1 से 9 तक गणना करना क्या करेगा? सीख जाएगा। फिर दहाई सिखाएंगे, दहाई सिखाते ही आपको समझ में आएगा कि 1 से लेकर 99 तक बच्चा जो है गणना करना सीख जाएगा, यानी लर्निंग आउटकम्स मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें निश्चित उद्देश्य प्राप्ति होती है, इसमें लर्निंग आउटकम। इस प्रकार के संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण होता है, और पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजना का निर्माण किया जा सकता है। अगला है पाठ योजना किसे कहते हैं? जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है, एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में ही पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी जाती है, उसे पाठ योजना कहते हैं। कहने का मतलब एक है कि जब शिक्षक को कोई चीज़ पढ़ाना है तो डायरेक्ट आके तो पढ़ाएगा नहीं, वह चीज़ों को छोटी छोटी इकाइयों में क्या करना है? बांट लेना है। जैसे प्रस्तावना के प्रश्न कर लेगा अलग, और उसी में फिर बीच में जो है 2 प्रकार के और मतलब आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उसके बाद थोड़े बहुत प्रश्न करेगा, फिर गृहकार देगा। ऐसे 4-5 पार्ट में जो है बांट लिया जाता है, तो उसी को कहते हैं पाठ योजना। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाना, भले ही उस योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया गया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने का योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं, तो उसे शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। ठीक है, पढ़ाने से पहले जो प्लानिंग बनाते हैं उस विषय के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, उसी को टीचिंग प्लान कहते हैं। अगला है
भाषा सीखने के क्रम में कौन कौन से हैं? देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं। जब ध्यान से सुन लेंगे क, तो ध्यान से आप बोल भी देंगे क, और ध्यान से अगर बोल देंगे तो का पे आपको कहीं पे पढ़ना होगा तो पढ़ भी लेंगे, और लिखना एकदम लास्ट में है। तो सबसे पहले सुनना यानी लिसनिंग, उसके बाद बोलना यानी स्पीकिंग, उसके बाद पढ़ना यानी रीडिंग, उसके बाद लिखना यानी राइटिंग। तो LSRW 4 कौशल। अगला है निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों देखिए, निष्ठा का फुल फॉर्म तो बड़ा खतरनाक है। अब यहाँ पे जैसे यन है, आई है, यस है, यच है, टी है, यच है, ए है। तो सबसे पहले यन का मतलब जानिए कि क्या होता है। तो यन का मतलब होता है नेशनल। यन का मतलब होता है नेशनल, और ए का मतलब होता है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट, ए का मतलब होता है एडवांसमेंट। और आई का मतलब होता है इनिटेटिव। आई का मतलब होता है इनिटेटिव। और यस का मतलब आप स्कूल जान ही रहे हैं, क्योंकि स्कूल के बारे में ही यह ट्रेनिंग हो रही। यच से मतलब होगा हेड, हेड्स मतलब हेड मास्टर्स, एंड टी से होगा टीचर्स, और होलिस्टिक से यच से होगा होलिस्टिक, और यस से आपका स्कूल हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको केवल ये का नहीं पता चल पाएगा आई मतलब क्या होता है। तो आई को आप याद करेंगे कि आई मतलब होता है इनिटेटिव। क्या होता है? इनिटेटिव। तो देखिए, यन से हो गया नेशनल, ए से हो गया एडवांसमेंट, यच से हो गया होलिस्टिक, और यच से हो गया हेडमास्टर मतलब हेड, और टी मतलब हो गया टीचर्स, और यस मतलब स्कूल। देखिए, हेड कहाँ पे रहता है? हेड और टीचर रहता है स्कूल में। हेड और टीचर रहता है स्कूल में, और एडवांसमेंट रहता है होलिस्टिक। एडवांसमेंट रहता है मतलब एडवांस रहता है टीचर और हेड। और होलिस्टिक याद कर लेना है, यस से स्कूल याद करना है, इनिटेटिव याद कर लेना, नेशनल याद कर लेना। आप अपने मन से देखिए, कहिए यन से नेशनल, आई से इनिटेटिव, यस से स्कूल, एच से हेड, और टी से टीचर, और फिर एच से होलिस्टिक, और फिर ए से एडवांसमेंट होता है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय HRD, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। निष्ठा शुरू क्यों किया गया है? तो शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए। कहने का मतलब ये है, निष्ठा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए और आधुनिक शिक्षा के लिए निष्ठा चलाया गया है, जैसे मिशन प्रेरणा है। अगला है दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, दीक्षा का फुल फॉर्म की अगर बात करेगा तो दीक्षा का फुल फॉर्म होगा जैसे DIKSHA, यही हो गया दीक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पूरा यहाँ पे दी का मतलब होगा डिजिटल, DI का मतलब होगा डिजिटल, DI का मतलब क्या होगा? डिजिटल। DI का मतलब क्या होगा? डिजिटल। उसके बाद दूसरा अकेले रहेगा केवल के। केवल के का मतलब होगा नॉलेजिंग। केवल के का मतलब होगा नॉलेज। केवल के का क्या मतलब होगा? नॉलेज होगा। उसके बाद तीनों एक में आएंगे। यस ऐसे होता है ना, शेयर, SHARE, तो इसका मतलब होगा शेयरिंग। क्या होगा? शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग। तो दीक्षा में आपको पहले दो वर्ड को देखना है, फिर एक को देखना है, फिर तीन को देखना है। तो एक का मतलब होगा डिजिटल, और के का मतलब होगा नॉलेज, और SHA का मतलब होगा शेयरिंग, डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। अगला है NAS का फुल फॉर्म क्या होगा? NAS का फुल फॉर्म क्या होगा?
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एन का मतलब होगा नेशनल, और ए का मतलब होगा अचीवमेंट, और यस का मतलब होगा सर्वे। यानी सर्वे में आप कितना अचीवमेंट किए हैं नेशनल, वही NAS होगा। अगला है ARP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ARP का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, इसको हम आप लोगों को बताते हैं कि ए का मतलब होता है अकेडमिक, ए का मतलब होगा अकेडमिक, आर का मतलब होगा रिसोर्स, और पी का मतलब होता है पर्सन। यानी ARP मतलब होता है एक ठो आदमी, पी मतलब पर्सन, यानी ARP एक ठो आदमी है जो एकेडमिक रिसोर्स को प्रोवाइड कराता है, जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन इसे कहा जाता है। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं किया है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? कोई भी स्वतंत्र संस्था करेगी, हमको कोई टेंशन नहीं है। अगला है स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉग बनाने हेतु कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा। देखिए पूरा जितने भी ब्लॉक में विद्यालय हैं उसमें से 20 स्कूलों का चयन करके सैंपल के आधार पर देखा जाएगा। अगर पूरे ब्लॉक के 20 विद्यालय प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं तो वह प्रेरक ब्लॉक बनने के लिए तैयार है वो ब्लॉक। अगला है प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जाएगा। तो देखिए त्रैमासिक, हर तीसरे माह में प्रेरणा तालिका शिक्षक द्वारा अंकित किया जाएगा। अगला है प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा। तो कुछ नहीं, प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक। यानी प्रधानाध्यापक ही बताएंगे कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अगला है ELPS, P मतलब पिक्चर, S मतलब सिंबल, और E मतलब एक्सपीरियंस, और L मतलब लैंग्वेज ना। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल जो है क्या है, यह गणित सीखने सिखाने का क्रम है। पहले आप उसका अनुभव देखेंगे, फिर उसकी लैंग्वेज देखेंगे, पिक्चर और सिंबल के द्वारा समझा देंगे। अगला है विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है। तो विद्यालय विकास योजना सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन और गैप का पता करना, लक्ष्य का निर्धारण करना, कार्य योजना का निर्माण करना, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग करना, कार्य योजना की समीक्षा करना। जैसे विद्यालय को विकास या विकसित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भैया विद्यालय में क्या क्या आवश्यकता है उसका आकलन हमको करना होगा ना, कि ये चीज़ जो है कमी है, ये चीज़ मिल जाता तो विद्यालय जो है हमारा उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती। दूसरा है फिर लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे करें। फिर कार्य योजना का निर्माण करेंगे, जैसे लेसन प्लान तैयार करते हैं पढ़ाने के लिए, शिक्षण प्लान करते हैं पढ़ाने के लिए, वैसे विद्यालय को सही बनाने के लिए कार्य करना होगा ना, तो कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। जब कार्य योजना बन जाएगी, कार्य करने की प्लानिंग बन जाएगी, तो उस कार्य को हम क्रियान्वयन करेंगे, करने लगेंगे, फिर कार्य की समीक्षा करेंगे कि सही हुआ कि नहीं। अगला है हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम अपने व्यावसायिक दक्षता का विकास अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। चाहे वह विकलांग हो, कोई भी विशिष्ट बालक हो, सबको एक छत के नीचे पढ़ाइए, तो वही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो सारे बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं और दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, यानी सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे सब होते हैं। अगला है भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक है और एक लिखित है। मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। अगला है आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो वही है LSRW, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
अगला है ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है। तो ए जी ध्यान द यानी अप्रैल से शुरू होगा, मई जून जुलाई तक चलेगा। अप्रैल से शुरू होगा और जुलाई तक चलेगा ना। 1 मिनट, हाँ, अप्रैल से चलेगा जुलाई तक चलेगा। ठीक है, अप्रैल और जुलाई के मध्यावधि लगभग जो है 50 दिन का शिविर होगा, ध्यान आकर्षण शिविर, जो छोटे बच्चों पर दिया जाएगा। ध्यान आकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाएगा। तो देखिए, शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही किया जाएगा। तो हमने बता ही दिया कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक करना है। तो अप्रैल जो है सेशन की शुरुआत होता है, इस सेशन की शुरुआत में ही ध्यान आकर्षण शिविर चला दिया जाएगा। देखा जाएगा कि जो बच्चे जो है क्लास के सारे बच्चों से पीछे रह जाते हैं, उन पे हमको ध्यान देना है 50 दिन तक शुरू में। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, जो आकलन प्रपत्र होते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र यानी जो आकलन प्रपत्र होते हैं। तो आरंभिक आकलन प्रपत्र जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं उसमें कितने प्रश्न होते हैं। और यह कुछ नहीं है, ये जो है प्राथमिक स्तर के लिए जो है कुछ है नहीं, बस एक ठो एग्ज़ाम छोटा सा है। ये क्या है, जैसे छमाही, दुमाही और सालाना एग्ज़ाम होता है ना, तो वैसे अब एक सिस्टम बना दिया गया है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। मतलब बच्चे को आरंभ में ही 15 ठो प्रश्न दिया जाएगा। हर कक्षा 1 के अलग को, कक्षा 2 को अलग, कक्षा 3 को अलग, कक्षा 4 को अलग, कक्षा 5 को अलग, 15 क्वेश्चन आरंभ में ही दिया जाएगा बच्चे का आकलन करने के लिए कि कितने पानी में वह है। ठीक है, और यही काम आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें 25 प्रश्न दिए हैं। यानी प्राइमरी में उसकी मतलब उसको चेक करने के लिए आरंभिक परीक्षण यानी आरंभिक परीक्षा लेंगे आकलन करने के लिए, उसमें 15 प्रश्न देंगे प्राइमरी में और 25 प्रश्न देंगे उच्च प्राथमिक में, कक्षा 6 से 8 में। ठीक है, अब देखिए आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, देना है प्राइमरी में 15 क्वेश्चन, प्राइमरी में देना है 15 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का होगा, और जूनियर में देना है 25 क्वेश्चन। तो इस प्राइमरिया में जो 15 क्वेश्चन देंगे उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ भैया सोच के लिखना भी होगा। तो देखिए कक्षा 3 से 5 तक करना है, क्योंकि 1-2 वाले बच्चे नर्सरी, UKG, LKG के हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 3 और 5 वालों को 15 क्वेश्चन देंगे और जिसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा, 10 प्रश्न तो भैया ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 5 प्रश्न जो रहेगा वो आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव रहेगा। और वैसे इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी वही रहेगा कि 20 ठो जो रहेगा ऑब्जेक्टिव और 5 ठो रहेगा क्या, सब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, दोनों में 5-5 क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्टिव होंगे, लिखने वाले, आत्मनिष्ठ सोच लिखने वाला, और इसमें जो शेष बचेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने नंबर का होता है। तो जाहिर सी बात है कि कक्षा 3 से 5 तक में 15-15 क्वेश्चन दिया जाता है 3 नंबर का, तो 15×3 = 45 इसका हो जाएगा पूर्णांक। वैसे कक्षा 6 से 8 तक में 25 क्वेश्चन दिया जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो इसका पूर्णांक हो जाएगा 75। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है आकलन के बाद कॉपी कितने दिनों में जांचना होगा। अरे राम राम, आकलन आप करें और 2 दिन के अंदर आपको कॉपी जांच के चेक करके दे देना है बच्चों को कि बेटा लो, तुम जो है आरंभिक आकलन प्रपत्र में कितना नंबर पाए हो। ठीक है, अगला है अंक के आधार पर बच्चों को कितने समूह में बांटेंगे। देखिए प्राथमिक स्तर पर हमने बता दिया कि 45 पूर्णांक है भैया। कक्षा 3 से 5 तक वाले में आरंभिक परीक्षा होगी, आरंभिक आकलन प्रपत्र होगा।
तो अगर 21 से 45 पाया, मतलब 20 नंबर से ऊपर अगर है, तो उसको समूह ए में बांटेंगे, समूह ए में बांटेंगे। और अगर 20 नंबर 16 और 20 के बीच में है तो समूह बी में बांटेंगे, और समूह सी में बांटेंगे अगर 15 तक। यहाँ पे देख लीजिए, अगर बच्चा 0 से 15 में है तो वो समूह सी में रहेगा, और 20 से ऊपर है तो वह समूह ए में रहेगा, बकिया जो बचेंगे वो समूह बी में रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 21 से 45 अगर है तो समूह आपका होगा ए। अब 16 से लेकर 20 तक अगर है तो समूह होगा बी, और 0 से लेकर 15 तक है तो समूह होगा सी। यानी 0 से 15 सी, और 16 से 20 बी, और 21 से 25 ए। इस तरीके से समूह में बांटे जाएंगे। उच्च प्राथमिक में है कक्षा 6 में 35 से ऊपर अगर है तो ए ग्रेड पाएगा, अगर 25 तक है तो सी ग्रेड पाएगा, और बीच में बी। भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि शिक्षण योजना जो है भाषा शिक्षण की कितने मिनट की होगी। तो भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना जो होगी भैया, होगी वो 40 मिनट की। कितने मिनट की होगी? 40 मिनट की होगी। 15, 20 और 5। 15 मिनट बच्चों से सुनेंगे और बोलेंगे, यानी चर्चा करेंगे। शुरू में क्लास में घुसे, बच्चों से चर्चा किए, कितना मिनट? 15 मिनट। उसके बाद पढ़ना व श्यामपट्ट पे लिखने उखने वाला काम होगा 20 मिनट। सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर 20 मिनट जो है श्यामपट्ट ओमपट्ट पर लिखेंगे, और बाद में आकलन और सुधार के लिए 5 मिनट का समय देंगे, उसी में गृहकार्य भी देंगे। वैसे गणित शिक्षण में शिक्षण योजना भी 40 मिनट की ही होगी। तो इसमें 10-10 का 4 पार्ट होगा। 10-10 का कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट। पहला होगा ठोस वस्तुओं के साथ वार्ता, यानी इसमें भी पहला क्या होगा? चर्चा होगा। और चर्चा होने के बाद उनके अनुभवों के बारे में बात होगी, उनके पूर्व ज्ञान के बारे में बात होगी। उसके बाद चित्रों पर कार्य होगा, फिर प्रतीकों पर कार्य होगा। हमने अभी बताया आप लोगों को बच्चों कि गणित को आप सीखेंगे ELPS के द्वारा। तो ठोस वस्तुओं के साथ वार्ता करना ही है एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या होता है? एक्सपीरियंस। फिर ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव के बारे में बात करना भी हो गया। एक्सपीरियंस के साथ साथ लैंग्वेज दोनों हो गया। तीसरा है चित्रों पर कार्य किया जाएगा, तो यानी पिक्चर्स, और प्रतीक यानी सिंबल पर समेटा जाएगा, ये सिंबल्स। चारों के लिए आप 10-10 मिनट देंगे। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो है मिशन पेड़ा लक्ष्य खत्म हो गया। धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9807845833 पर मैसेज करके आप कह सकते हैं कि सर हमको जो है मिशन पेड़ा क्वेश्चन का PDF चाहिए। केवल आप जो है इस पर व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। थैंक यू दोस्तों।